मेरा नाम है डॉक्टर नीरा। जिस दिन मुझे कोरिया का जॉब ऑफ़र मिला, उस दिन मैंने अपने पापा को बताया, वो बहुत खुश थे और उन्होंने मुझसे पूछा मुस्कुराते हुए कि कब जाना है? तो अभी तो मेरे पास उस दिन सिर्फ़ जॉब ऑफ़र ही आया था और मैंने कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं करी थी कि मुझे कब तक जाना है, क्योंकि जाने से पहले वीज़ा वग़ैरह भी करना था और अभी कुछ भी नहीं सोचा था। होली का टाइम था और हम सब बहुत खुश थे और सभी लोग घर पर ही थे और लॉकडाउन भी चल रहा था। बहुत सारी कोविड की खबरें भी आ रही थी। हम शायद अपने सबसे अच्छे इमोशनल स्टेट में थे और हम सब पूरा परिवार एक साथ त्योहार मना रहे थे। हम बहुत ही खुश थे। बट होली के 3-4 दिनों बाद हम में से 3-4 लोग उनको बुखार आने लगा, हाई फ़ीवर। और हम खबरें टीवी में देख रहे थे कोविड की, बट हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। मतलब हम उसको मानने को तैयार नहीं थे कहीं न कहीं, क्योंकि हमारे आस-पास भी सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। तो बस एक-दूसरे को देखते थे और ये लगता था कि बस बुखार आ गया है, दवा लेते थे और वो बुखार उतर जाता था। और ऐसे करके 3-4 दिन हो गया, मुझे भी बुखार आया, मैंने भी दवा ली, बुखार उतर गया। फिर और जैसे बारी-बारी से हो रहा था। एक को बुखार होता था, फिर वो ठीक हो जाता था, फिर नेक्स्ट डे किसी और को हो जाता था और ऐसे करते-करते 3-4 दिन निकल गए और फिर एक दिन पापा को भी बुखार आ गया। तो उन्होंने भी दवा ली और उनका भी बुखार उतर गया, बट कुछ घंटों बाद फिर से बुखार हो गया और उनका भी बुखार 2 दिन तक ऐसे चला। फिर ये हुआ कि उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और जब डॉक्टर के पास उनको दिखाने ले गए तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम घर से बाहर जब निकले तो मास्क वगैरह लगाकर निकले, क्योंकि घर में और आस-पास तो ऐसे ही घूमते थे। इतना हमें लगता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। फिर जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया और पापा को कुछ दवाएँ प्रिस्क्राइब करी और बोला कि आप एक कोविड टेस्ट करा लीजिए। फिर हम कोविड टेस्ट के लिए एक पैथोलॉजी चले गए, जहाँ हम कई सालों से अपनी टेस्टिंग वगैरह कराते हैं। वहाँ पर टेस्टिंग अवेलेबल नहीं थी। वहाँ पे क्या है, इनफैक्ट कहीं पर भी प्राइवेट जितने भी पैथोलॉजीज़ थे, इंस्टीट्यूट्स थे, कहीं पर भी कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि किट्स ही अवेलेबल नहीं थी और कुछ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी। हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था हमारे घर के पास, वहाँ पर गए और जब वहाँ गए तो रियलिटी से पहली बार हमारा सामना हुआ। वहाँ पर हज़ारों की भीड़ थी। गेट तक लोग लाइन लगा के और 2-2 3-3 लाइनें लगा के खड़े हुए थे। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग लाइन, सैंपल के लिए अलग लाइन और बहुत धक्का-मुक्की और बहुत इम्पेशेंस सा था। और इतनी भीड़ देखने के बाद भी इस तरह के कतई ख़्याल नहीं आ रहे थे कि क्या चीज़ हो सकती है। ख़ैर हम 3-4 घंटे तक वहाँ रहे, सैंपल देने में हमें 3-4 घंटे लग गए और पहली बार वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि पापा काफ़ी वीक लग रहे थे। मैं उनको अपनी स्कूटी पे बिठाकर ले गई थी, बट वो हॉस्पिटल में खुद ही चल कर गए थे और पहली बार मुझे उनकी कमज़ोरी का अंदाज़ा तब हुआ जब उन्होंने वो बैठे हुए थे एक जगह पर और नीचे फ्लोर पर वो बैठे हुए थे चादर बिछा के और वो उठ नहीं पा रहे थे जब हमें वापस चलना था सैंपल के लिए। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने उन्हें हाथ देकर उठाया और तब तक मुझे बिल्कुल आभास नहीं था। लेकिन मन में कहीं न कहीं आया कि दिस वाज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, पूरी ज़िंदगी में ये पहली बार था जब उन्होंने सहारा माँगा था। वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, कभी भी नहीं। उसके बाद हम आए और फिर से लाइन में लगकर सैंपल वगैरह दिया और सैंपल देकर फिर घर चले आए और जब वो घर वापस आए तो वो और ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे। डॉक्टर की दवाएँ वगैरह थी तो वो सब उन्होंने दवाएँ वगैरह ली और नाश्ता वगैरह किया, आराम करने चले गए। और नेक्स्ट डे हमारे पास मैसेज आया कि उनका टेस्ट पॉज़िटिव है। हम शॉक्ड थे, बट हम फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि
कोविड हो सकता है। उनकी हालत पिछले दिन से थोड़ी-सी ज़्यादा खराब हो रही है। ये तय हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और वहीं पे टेस्ट भी करा लेंगे और फिर हम बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ जो पहला इंसिडेंट हुआ, उसने फिर से हमें बताने की कोशिश की कि कुछ सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो कि सही नहीं हो रहा है। दरअसल जैसे ही हमने वहाँ पर एंटर किया, हमने एक डेड बॉडी देखी, एक लेडी की थी और उसके कोई फैमिली मेंबर थे जो कि फ़ोन पे ये बता रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है। और तब तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो कोविड से डेथ थी। मुझे लगा शायद कोई ऑपरेशन वग़ैरह हुआ होगा, इस वज़ह से डेथ हो गई होगी। हम बहुत ही आश्वस्त थे कि आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बट जब हम एडमिशन के लिए काउंटर पर गए, तो मना कर दिया गया। हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जगह नहीं है और तब तक बहुत सारे लोग आस-पास जो थे वो बातें कर रहे थे। हर कोई कोविड के बारे में बात कर रहा था और फिर लगा कि हाँ, इतने सारे लोग बातें कर रहे हैं तो ये चीज़ है। तब थोड़ा-थोड़ा यकीन होने लगा कि हाँ, बाहर सच में कंडीशन ख़राब है। हम के जितने भी डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ था, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एडमिशन के लिए और उन्होंने कुछ अलग से टेम्परेरी अपने कैंप वग़ैरह बना रखे थे। तो जब वो हॉस्पिटल में मना करने लगे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो कैंप्स वग़ैरह हैं, उनमें ही कहीं पर भी बस एडमिशन हमें दे दीजिए, ताकि उन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल सके। बट 2-3 घंटों की मशक्कत के बाद भी हमें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। इवन वो कोविड टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि जो हमारे पेशेंट्स हैं ऑलरेडी एडमिटेड हैं, हम सिर्फ़ उनका कोविड टेस्ट करेंगे और किसी का भी नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे रीज़न पूछा और जब मैं बहुत पूछने लगी तो फिर दूसरे और स्टाफ थे और डॉक्टर्स थे, उनसे मैंने बात करी, उनसे रीज़न पूछा तो फिर फाइनली वो सैंपल के लिए तैयार हुए। फिर हमने सैंपल दे दिया और सैंपल देने के बाद हम घर वापस आ गए और घर वापस आते तक पापा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसके बाद से उनकी हालत बस ख़राब ही होती गई। फिर हमें सीवियरिटी का अंदाज़ा हो गया था और उसके बाद जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे थे, जो रेमेडीज़ बताई जा रही थी वो सारी हम करने लगे। बट जो भी हम कर रहे थे ना, कुछ भी काम नहीं कर रहा था और उनकी हालत ख़राब होती ही जा रही थी। वो हमसे कह नहीं रहे थे बट उनकी ताकत कम होती जा रही थी क्योंकि उनका मूवमेंट काफ़ी कम हो गया था और फिर उन्हें साँस लेने में दिक्कत होने लगी। जब उन्हें साँस लेने में दिक्कत होने लगी तो हम सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसको पता करने लगे कि वो कहाँ मिलेगा। सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, तब तक क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। बहुत जगह फ़ोन करने के बाद फिर एक इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे थे और वहाँ से फिर हम सिलेंडर लेकर आए और उनको दिया। उसके बाद भी उनको रिलीफ़ नहीं हो रहा था और उनको साँस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगी और ज़्यादा और खाना-पीना भी ऑलमोस्ट उनका बंद हो गया था, तो हम उन्हें लिक्विड डाइट दे रहे थे और फिर उनको उल्टियाँ शुरू हो गई थी। तब तक हमने शायद ये मान लिया था कि ये कोविड है क्योंकि 2-2 जगह से रिपोर्ट हमें मिल गई थी और दोनों ही पॉज़िटिव थी और अब नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी उनकी कंडीशन। हमने घर के बाकी सदस्यों को पास आने से मना कर दिया और पापा की देखभाल के लिए मैं और मम्मी थे और उन्हें हम खाना-पानी सब दे रहे थे, जो भी हो रहा था लिक्विड डाइट हम दे पा रहे थे, बस उतना ही वो ले पा रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। उसके अलावा उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो भी बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया था और उनकी जो दवाएँ थी इससे रिलेटेड वो भी नहीं काम कर रही थी। फिर भी हम हारने को तैयार नहीं थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि रिकवर हो उनकी बॉडी। बट नेक्स्ट डे होते-होते
बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई उनकी कंडीशन। और फिर उस शाम को जब हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, वो आखिरी शाम, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि अब कुछ नहीं होगा। मुझे लगा कि वो हताशा में बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनको उस मोमेंट तक रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, कि उनके साथ क्या होने वाला है। हम तब भी होपफुल थे जब हमें किसी हॉस्पिटल में कोई खाली जगह नहीं मिल रही थी। मैंने जितने भी मेरे नोन थे, सभी को कॉल किया। आस-पास के जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स थे, वहाँ हमने इंक्वायरी करी, बट कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। कहीं भी कोई एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे-जैसे बढ़ती जा रही थी, उनका जो पल्स था वो भी कम होता जा रहा था और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी गिरता जा रहा था। फिर हम खुद ही फिज़िकली गए हॉस्पिटल ये देखने के लिए कि हमें कहीं से एक बेड का इंतज़ाम हो जाए। बट हम लखनऊ के बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे बड़े-बड़े, उस शाम गए, बट कोई भी कहीं एडमिट करने को तैयार नहीं था। हर कोई बस यही बोल रहा था कि फुल है करके, बिल्कुल जगह नहीं है। फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो पापा लेटे हुए थे और अचानक मैंने उनकी बॉडी छुई और जब मैंने उनकी बॉडी को छुआ, क्योंकि काफ़ी देर से कोई हरकत नहीं हो रही थी उनकी बॉडी में, तो मुझे थोड़ा ठंडा-सा लगा, मतलब 37 टेम्परेचर नहीं लग रहा था, उससे डाउन था। और फिर मम्मी को बताया और फिर हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम लगातार लोगों से फिर भी पूछ रहे थे। उसके बाद फिर एक हॉस्पिटल में काफ़ी दूरी पे एक हॉस्पिटल था, 12-15 किलोमीटर दूर, उसमें कि स्टाफ ने बोला कि लेकर आइए, हम देखते हैं। फिर उनको हम रात को करीब शायद 10-11 बज गया था, हम उस हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर एक डेड बॉडी निकल रही थी। हमें फिर से एक वाइब आई कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। मानने को तैयार नहीं थे, बट सामने इतनी ज़्यादा चीज़ें हम देख रहे थे कि हम शायद एक भ्रम में थे। एक फ़ॉल्स बिलीफ हमारा चल रहा था कि रियलिटी थी वहीं कहीं आस-पास, बट हम उस रियलिटी को अपने साथ नहीं देख पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे। कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी इस तरीके की चीज़ कभी इमेजिन नहीं करता है। ख़ैर फिर पहले उसने स्टाफ ने एडमिट करने से मना कर दिया, बट बहुत कहने पर एडमिट किया गया और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मुझे नहीं पता क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या ट्रीटमेंट उनके पास था, बट उन्होंने पाइप लगा दी। मैं सैटिस्फाइड नहीं थी। जो भी ट्रीटमेंट, जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा था, शायद उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राइसिस ऑलरेडी हो चुका था, हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए थे। देखते ही देखते 2-3 घंटों में 2-3 लोगों की डेथ हुई उस हॉस्पिटल में। हम सब देख रहे थे, इवन हम जहाँ पापा पापा के बेड के जस्ट अपोज़िट में जो था, जैसे ही उनको पापा को लाया गया, सामने बेड पे एक लेडी थी, उसकी डेथ हो गई थी और उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई थी। कोई इसकी बॉडी को लेने को तैयार नहीं था। हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। शायद वो लास्ट कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके का था कि अपना कॉन्शियस लूज़ करने से पहले पापा ने एक बार आँखें खोलने की कोशिश की थी, जब मैंने उनको आवाज़ लगाई थी। मैं उनको पापा नहीं बोलती थी, पापा जी बोलती थी, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई, पापा जी। तो उन्होंने अपनी आँख खोलने की कोशिश की, ठीक से खुल नहीं पाई थी, बट उसके बाद उन्होंने दोबारा रिस्पॉन्स नहीं किया और हम ये मान रहे थे कि जो भी ट्रीटमेंट था, जो अवेलेबल हो पा रहा था, वो चल रहा था। और हम और जगह बात कर रहे थे कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए,
और पूरी रात हम कोशिश करते रहे, फ़ोन करते रहे, बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। जो भी मतलब ऑफ़िशियल जो गवर्नमेंट ने भी जो फ़ोन नंबर्स दे रखे थे, उन पे भी हम कॉल कर रहे थे, बट हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और फिर अर्ली मॉर्निंग हो गया, फिर हमने तय किया कि हम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे खुद जाएँगे और वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई बेड ज़रूर मिल जाएगा, इलाज हो जाएगा। फिर मैं और मेरा भाई हम दोनों निकले वहाँ से और मेडिकल कॉलेज के जितने अलग-अलग कैंपसेस हैं और जो भी पॉसिबल जगह थी जहाँ जहाँ हमें पता चल रहा था कि कैंप लगाए गए हैं या जो कुछ भी था, हम लगातार फ़ोन पर भी बात कर रहे थे, लोगों से मदद माँग रहे थे और उन हॉस्पिटल्स में भी हम गए, बट कहीं कोई एडमिट करने को तैयार नहीं था, मतलब हर जगह फुल था, सब यही बता रहे थे। और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनसे कहा कि प्लीज़ एडमिट कर लीजिए। उस आदमी ने वहाँ 3 लोग थे और वो काफ़ी दूरी से मुझसे बात कर रहे थे और मैं काउंटर के थोड़ा पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ के मैं खड़ी थी। मैं कह रही थी कि प्लीज़ एडमिट कर लीजिए। तो उसने मुझे धुतकार कर भगा दिया, ये बोलकर कि तुम्हें भी कोविड हो गया है, तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो हमें भी कोविड हो जाएगा। दिल तो टूट गया था बट हार तब भी नहीं मानी थी। मैं फिर भी कोशिश कर रही थी, मैं और मेरा भाई। और फिर जितने और हॉस्पिटल्स जो जगह थी और कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगी हुई थी, पुलिस फ़ोर्स लगी हुई थी, लोगों की एंट्री बैन थी। कॉल सेंटर बनाया गया था, हम वहाँ पर भी गए थे और वहाँ पर पुलिस वालों ने हमें जाने से रोक दिया। हमें एंट्री ही नहीं मिली और बात कौन सुनेगा। कुछ रिपोर्टर्स भी थे बट जैसे कर्फ्यू टाइप का हो गया था और उस दिन मुझे लगा कि हम अपने शहर में हैं ही नहीं, हम किसी वीरान से प्लैनेट पर पहुँच गए हैं, जहाँ रोड्स पर लोग नहीं दिख रहे थे और फिर हम शायद अपनी कोशिश से हार चुके थे। हमने सारी पॉसिबल जगह पे देख लिया था, बट फिर भी हमने होप नहीं लूज़ करी थी और हम वापस आए, जहाँ पापा एडमिट थे। बट हम जब वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी। पापा के शरीर में जान नहीं बची थी। मम्मी मेरी रो रही थी, भाई मेरे रो रहे थे। हम उस मोमेंट पे यकीन नहीं कर पा रहे थे, पर वो सच था। वो सच जो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका था और 2 दिन पहले तक जिस सच को हम मानने को तैयार नहीं थे कि कोविड हमारे घर में है, वो सच हमारे पापा को हमसे दूर ले जा चुका था। उसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ हमें उनकी बॉडी दे नहीं रहा था। वो ये बोल रहे थे कि हम एम्बुलेंस में भेजेंगे, बट हमने बहुत सारी अमानवीय खबरें सुनी थी, डेड बॉडीज़ के साथ क्या किया जा रहा है। वो सच था या नहीं था, हमें नहीं पता, बट खबरें आ रही थी। तो हम छोड़ना नहीं चाहते थे। हम उन्हें अपने साथ लेकर आना चाहते थे और इसके लिए स्टाफ से झगड़ा हो गया, बहस हो गई। इवन वो इस तरीके से हमें डराने-धमकाने लगे कि तुम लोग मर जाओगे, तुम सारे के सारे मर जाओगे। बट हम फिर भी नहीं माने। हमने कहा कि ठीक है, अगर मरना ही है तो हम मरेंगे। फिर हम उनके बॉडी कार में लेकर आए और उस दिन अपने ही शहर में, अपनी ही गाड़ी में
अपने फादर की डेड बॉडी लेकर हम इस तरह से जा रहे थे। हमें लग रहा था कि हमने चोरी करी है, हम चोर हैं। क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे भी थे कि कोई अपने प्राइवेट व्हीकल में डेड बॉडीज़ को विरसे हुई बॉडीज़ को लेकर नहीं जाएगा, बट हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम जिस तरीके की खबरें सुन रहे थे, हम इतना ज़्यादा ऑलरेडी उन्हें खोने से डर चुके थे और फिर इतनी अमानवीय चीज़ें हो रही थी कि लोग अपनों को ही छोड़ कर भाग जा रहे थे। उनकी बॉडीज़ लेने नहीं आ रहे थे और नहीं पता कि उनकी बॉडीज़ के साथ क्या हुआ। और जब हम घर पहुँचे तो पूरा मोहल्ला खाली था, सन्नाटा था बिल्कुल। आस-पड़ोस के लोग उनको शायद पहले ही आभास हो चुका था और ज़्यादातर लोग कहीं और अपने गाँव में किसी का घर था तो ऐसी जगहों पर चले गए थे। फिर किसी तरह हमने रात काटी और नेक्स्ट डे अंतिम संस्कार की तैयारियाँ करनी थी। ना तो एम्बुलेंस मिल पा रहा था और ना ही शव गाड़ी मिल पा रही थी और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे लेकर जाएँगे। फिर ये हमने तय किया कि कार से ही उनको लेकर जाएँगे क्योंकि 3-4 घंटे की कोशिश करने के बाद भी कहीं से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैं रोई नहीं थी पापा की डेथ पे, शायद मैं बहुत कम रोई थी, मेरे आँसू नहीं निकल रहे थे और मैं पता नहीं उस दिन क्या बन गई थी। मैं अपने घर के सारे सदस्यों को बारी-बारी से जाकर देखती थी, चेक करती थी कि वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। पता नहीं वो डर था कि क्या था। मम्मी पूरे टाइम बेहोश रहती थी और कुछ ही दिन पहले उनकी आँख का ऑपरेशन भी हुआ था, उनकी आँखें पूरी सूज गई थीं, वो आँखें नहीं खोल पा रही थीं। हमारे रिश्तेदार नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि लॉकडाउन था और सभी को डर था। बहुत सारे लोग शायद आना चाहते थे बट वो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से। आस-पड़ोस के कुछ लोग थे जो आए थे, जो काफ़ी दूर बैठे हुए थे और वो ठीक भी था कोविड के हिसाब से। और वो जो लास्ट राइट्स की तैयारियाँ हैं, वो हम चारों भाई-बहनों ने करी। मुझे नहीं पता कि मैं वो क्या चीज़ें कर रही थी, सही कर रही थी, गलत कर रही थी। पर जो उनकी अर्थी हमने बनाई थी, उसपे जो गद्दा लगाया था हमने, मैं उसको जाके ऐसे छू रही थी, टच कर रही थी कि ये सही से लगा है कि नहीं लगा है, कहीं इसमें पापा को चोट ना लग जाए। मुझे याद ही नहीं था कि उनके शरीर में जान नहीं है और अब उनको चोट नहीं लगेगी कभी भी। 3-4 घंटे के बाद किसी तरीके से शव गाड़ी आ पाई। हमारे गाँव से, रिश्तेदारों से कोई भी नहीं आ पाया था या आना नहीं चाहते थे, जो भी कारण रहे हों। बट और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे इन चीज़ों को किया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं किसी के अंतिम संस्कार में कभी शामिल नहीं हुई थी और उस दिन अपने भाइयों के साथ मैंने पापा की बॉडी को कंधे पे उठाया था, वो डीप फ्रीज़र में। उस पूरे डीप फ्रीज़र को हमने उठाया और उठाकर बस में रखा और मैंने पलट कर देखा तो जो कॉलोनी के कुछ लोग थे, जो पापा के साथ उठते-बैठते थे, जो कुछ देर पहले तक वहाँ पर थे, उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं था और उनकी बॉडी को बस में रखने के बाद मेरी मम्मी सड़क पर गिर गई थी। उन्हें सँभालने वाला कोई नहीं था।
फिर मैं मम्मी की तरफ दौड़ी उनको पकड़ने के लिए। उनको सँभाला और मैं उस रोड को देख रही थी, जहाँ पर कुछ दिन पहले तक इतने सारे लोग रहते थे, आते थे, जाते थे। हमेशा उनको पूछते थे। उन्होंने किसी का भी दुःख कभी इग्नोर नहीं किया। इवन दूसरों का दुःख दूर करने के लिए खुद को कष्ट में डाल दिया। पर उस दिन कोई भी नहीं आया और उस सड़क पर मैं देख रही थी कि सिर्फ़ हम थे। मुझे याद है पापा की वो शर्ट जो उन्होंने आखिरी बार पहनी थी, वो शर्ट ले जाकर मैंने अपने कमरे के पास रख दिया था। पता नहीं मुझे तब भी लग रहा था कि शायद इसमें पापा हैं, पर पापा उसमें नहीं थे। फिर हम कोई भी और चीज़ें नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन था और पता नहीं था कि कोई किसी के घर आने को तैयार नहीं था कि और क्या रस्में होनी है, क्या करनी है, हमें कुछ भी नहीं पता था कैसे क्या करना है। फिर हम यूट्यूब से कुछ-कुछ चीज़ें देखकर जो हमसे हो पाया वो हमने किया किसी तरीके से घर पे ही। मुझे याद है 11 दिन तक मेरी बॉडी बैलेंस में नहीं थी। मैं जब भी कदम रखती थी तो धरती जैसे हिलती थी, मुझे ऐसा लगता था। और उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ी-सी नॉर्मल हुई। फिर जो हमसे हो पाया वो हमने किया। एक-दूसरे को सब सँभाल रहे थे। हमारे पास बहुत कम लोगों के फ़ोन आ रहे थे जो हमारे रिश्तेदार थे, पापा से बहुत ख़ास जुड़े हुए जो कुछ उनके पुराने फ्रेंड्स थे, ऑफ़िस के लोग थे, वो कॉल्स कर रहे थे जैसे उन्हें पता चल रहा था। बट आस-पास के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पापा के साथ रोज़ उठते-बैठते थे, वो भी फ़ोन नहीं कर रहे थे और शायद उन्होंने ये मान लिया था कि अब हम सब मर जाएँगे या मर चुके होंगे। आदमी फ़ोन से तो पूछ सकता है, बट लोग फ़ोन से भी नहीं पूछ रहे थे। ख़ैर हमने वो फ़ेज़ भी देखा और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हुई, जिनका ज़िक्र मैं अभी नहीं करूँगी और फिर धीरे-धीरे हम थोड़ा सँभलने लगे। और ऐसे करते-करते करीब 1 महीना हो गया और 1 महीने बाद कोरियन यूनिवर्सिटी से मैं मुझे फिर से मेल आया कि मैंने अभी तक उनको कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। वो ये पूछ रहे थे कि आप जॉइन कब करेंगे? ऑफ़र आने के 2 हफ़्ते के अंदर पापा की डेथ हो गई थी और जब उनका ईमेल आया तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर घर पे मम्मी और बेटी की देखभाल कैसे होगी? उनका मेल आ जाता था। फिर किसी तरीके से मन बनाया कि चलते हैं, मुश्किल है बट वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और ये सोच के कि चलो मतलब 5-6 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएँगे। क्योंकि चले भी जाते तो भी मन यहीं पर था कि घर पे मम्मी की और बेटी की देखभाल कैसे होगी। उसके बाद मैं वहाँ गई और जब मैं वहाँ गई, इसी दर्द के साथ गई थी, इसी पेन के साथ गई थी। वहाँ भी कोविड की ही स्थिति थी, हर जगह लॉकडाउन वगैरह था और सारे रूल्स रेगुलेशंस फ़ॉलो किए जा रहे थे और मुझे भी वहाँ पहुँचने के 2 वीक्स तक क्वारंटीन में रखा गया था और लगातार रेगुलर मॉनिटरिंग होती थी, हेल्थ चेकअप होता था, कोविड टेस्ट होता था, 4-5 बार कोविड टेस्ट हुआ उस मतलब शुरुआत के 2 हफ्ते में और फिर मैं ठीक थी और उसके 2 हफ्ते बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी मैंने जाके जॉइन कर लिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैं हर दिन रोती थी। जब पहला दिन था और मैं खाने के लिए जब बैठी तो रोते-रोते मैं खाना खा रही थी। मेरी आँखों से बस आँसू बह रहे थे और वो कई चीज़ों के लिए था। एक तो पापा को खोया था, अ, फिर घरवालों की चिंता भी थी। बट किसी तरीके से मैंने अपने काम को जारी रखा। भले हर दिन मैं रोती थी, हर दिन मतलब हर दिन मैं रोती थी। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं रोई ना हूँ।
और वहाँ जैसे मैं आराम से रो भी पाती थी क्योंकि कोई और था नहीं मेरे पास, तो मैं आराम से रो पाती थी। लेकिन जब भी मैं घर पे फ़ोन करती थी, फ़ोन पे रोज़ाना लगभग बात होती थी, तो मैं उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। मैं बिल्कुल रोती ही नहीं थी, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के उनसे बात करती थी। बट फ़ोन रखने के बाद मैं फिर से रोती थी और ये क्रम चलता रहा। तो ख़ैर 6 महीने जब बीते तो उसको और एक्सटेंड किया। अपने स्टे को मैंने थोड़ा-सा एक्सटेंड किया और इस तरीके से करते-करते 9 महीने मैंने वहाँ पर काम किया और फिर उसके बाद मैं घर आई विज़िट के लिए पहली बार। और जब मैं यहाँ पे आई तो अपने घर परिवार से, मम्मी से, बेटी से मिलकर तब जाके थोड़ा-सा सुकून आया। और जब मैं वापस यहाँ से लौट के गई, मैं थोड़ा-सा स्टेबल हो गई थी। उससे पहले मैं 9 महीने तक स्टेबल नहीं थी इमोशनली। मेरा रोना कम हुआ था, जो फ्रीक्वेंसी थी रोने की वो थोड़ी कम हुई थी। अब मैं हर रोज़ नहीं रोती थी, लेकिन हर दूसरे-तीसरे मैं रोती थी। वजह वही, पापा को याद करती थी। क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। उनके जाने से बीते 2-3 सालों में उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था कि वो किसी को नहीं पता था। उनको मुझ पे बड़ा ट्रस्ट था और उन्हें लगता था कि मैं बड़ी कैपेबल हूँ। मैं ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करूँगी, बहुत अचीव करूँगी। बट अनफॉर्च्युनेटली वो इवन ये भी नहीं देख पाए। उन्होंने मेरे वहाँ के स्ट्रगल्स तो देखे थे, बट वो मुझे एक फ़ॉरेन कंट्री में पहली बार अपनी बेटी को जाते हुए भी नहीं देख पाए। उस चीज़ का रिग्रेट था, दुःख था। और जब मैंने उन्हें बताया था कि मुझे कोरिया से ऑफ़र आया है, तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं मम्मी-पापा को वहाँ पर लेकर जाऊँगी। बट मैं उनको बता भी नहीं पाई और उससे पहले ये सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका रिग्रेट था, नहीं हो पाया। और उन वजहों से भी मैं दुखी रहती थी, रोती रहती थी। तो मेरे अंदर कोई चीज़ थी, वो खालीपन इतना ज़्यादा हो गया था कि बाहर कितना भी था सब कुछ, पर वो अंदर का खालीपन भर ही नहीं पा रहा था। किसी के हमारी ज़िंदगी में चले जाने से घर की सिर्फ़ एक कुर्सी नहीं खाली होती है, बल्कि हमारे मन के किसी कोने में इतनी बड़ी खाली जगह बन जाती है कि वो शायद कभी भर ही नहीं पाती है। और फिर मैंने अपनी साइंटिफ़िक जर्नी वहाँ पे कंटिन्यू करी और दूसरे प्रोजेक्ट भी मिले। फिर मैं वहाँ पर 2 साल तक रही, उसके बाद एक दूसरी यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिल गई, मैं वहाँ पर जॉब करने लगी। बट वो खालीपन मेरे साथ चल रहा था, वो कहीं गया नहीं था, मेरे अंदर ही था। मेरी जगह बदल रही थी, शहर बदल रहा था, मेरा काम बदल रहा था, सब कुछ ठीक था। बाकी चीज़ें बाहर से बड़ी स्टेबल लगती थी, बट वो खालीपन मेरे साथ हर जगह जा रहा था। और यही वजह रही कि मैं मैं कुछ ऐसे लोगों के कनेक्शन में आई जो कि खुद इमोशनली खाली थे। आप जैसे इमोशनल स्टेट में होते हो ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो मैंने भी ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया और जब वो मेरी ज़िंदगी में आए, तो मेरी ज़िंदगी वो जो मेरा खालीपन था ना, वो और ज़्यादा बढ़ गया। थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव नहीं करते हैं, उसको खराब करते हैं। तो मेरा वो जो खालीपन था, जो इमोशनल एम्प्टीनेस था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। उन्हीं सब चीज़ों के चलते मैंने, क्योंकि मुझे फिर ये ख़्याल आने लगे थे कि मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, इतनी सुख-सुविधाएँ हैं मेरे पास, वो मेरे किस काम की है जब वो मैं अपने परिवार को नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे बड़ा गिल्ट सा फ़ील होता था और मुझे लगता था कि मेरी लाइफ़ का आखिर पर्पस है क्या? ठीक है, जब तक नहीं अचीव किया था, नहीं गए थे फ़ॉरेन, तो लगता था कि हाँ, ये होना चाहिए। बट अब वो भी अचीव कर लिया, पैसा भी हो गया, पोज़ीशन भी हो गई, सब कुछ हो गया था, एक स्टेटस हो गया था। बट जो अंदर खालीपन था उसका क्या? वो जो लाइफ़ का पर्पस था, वो क्या था? वो समझ में नहीं आ रहा था। उसी पर्पस की तलाश शायद मुझे इंडिया वापस लेकर आई। वापस आने के बाद
नए स्ट्रगल्स स्टार्ट हुए, नए डायनामिक्स का सामना करना पड़ा, नए एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा, वो एक अलग फेज़ है। बट जो भी ये चीज़ें हुई फिर अगले फेज़ में, उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का मौका दिया और स्पिरिचुअलिटी को मैंने फिर स्वीकार किया और उसकी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी, जैसे कि मेडिटेशन। इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया और अब मैंने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया है जो मेरे इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, और अब मैं सही लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब आप अंदर से सही होते हो, आप स्ट्रॉन्ग होते हो, मजबूत होते हो, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं आती थी। वो मैं अपने अलग-अलग वीडियो में जो इनसाइट्स हैं, वो मैं शेयर करती रहती हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, बट एट द मोमेंट हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, ज़िंदगी में अलग-अलग पड़ाव आते हैं और हम अलग-अलग एक्सपीरियंसेस से जब गुज़रते हैं, तो खुद को और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ़ का पर्पस ढूँढते हैं और फिर अल्टीमेटली जितना हम अपने करीब जाते हैं, जितना हम खुद को समझते हैं, जितना हम ईश्वर को, इस सृष्टि को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा पर्पस क्लियर होता है हमें, और उतना ही बेटर हम अपनी लाइफ़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को बना पाते हैं। मेरी लाइफ़ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उन एक्सपीरियंसेस से अगर किसी की लाइफ़ में थोड़ी-सी भी वैल्यू ऐड हो सके और किसी को कुछ सबक मिल सके, कुछ सीख मिल सके, उनके लिए हेल्पफुल हो सके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगेगा कि मैं अपने लाइफ़ के पर्पस के थोड़ा-सा और करीब पहुँच रही हूँ। ये मेरी लाइफ़ के अलग-अलग फ़ेजेज़ से एक फ़ेज़ था, सिर्फ़ एक फ़ेज़। इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपनी जॉब को क्विट करने के बारे में और इंडिया में एडजस्टमेंट के बारे में बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।